पता है बट शायद हमने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है अपने प्रैक्टिस पेपर्स में, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में। पहले तो ईज़ी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो लाइक आई सेड। अगर एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो पहले एमसीक्यूज़ करो, अगर शॉर्ट आंसर्स ज़्यादा आते हैं पहले वो करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावर विद साइकोलॉजी। माय नेम इज़ अर्शिया। आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड्स आर अप्रोचिंग। एक कॉमन क्वेश्चन जो रहता है बोर्ड्स के पहले वो ये रहता है कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट इन द टर्म्स ऑफ पेपर एज वेल एंड ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ पढ़ाई। पेपर से पहले की पढ़ाई और पेपर के टाइम पे रिविजन के दौरान हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। ऑल्सो जो वो 3 घंटे हैं आपके पास टू राइट द पेपर, उसके अंदर टाइम कैसे मैनेज किया जाए। सो I am going to discuss this with you today, how to manage your time for boards. So, during psychology board exam, what do we need to do and how are we going to study? हमें स्मार्ट स्कोर करना है, हमें स्ट्रेस्ड नहीं होना है। इफ वी गेट स्ट्रेस्ड हमारे मार्क्स इन्फ्लुएंस होंगे। So how to plan, write, revise and how to finish the paper calmly. We are going to discuss that. So first of all, I would like to introduce you to our RM for Boards batch, which is a crash course just for 999. इसके अंदर हम आपको सारे चैप्टर्स कवर करवाते हैं इन अ शॉर्ट मैराथन वे एंड देन हम आपको चीट शीट्स दे रहे हैं, आपको मेंटोरशिप दे रहे हैं जिसके अंदर आपको जिस भी फैकल्टी से कनेक्ट करना हो और आपको जो भी डाउट्स हो आप वो क्लियर कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सैम्पल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। रिविजन मैराथन्स तो है ही है और एग्जाम की स्ट्रेटजी भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल बैच फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द बोथ राइट नाउ इन साइकोलॉजी। आपको इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। सो एनरोल नाउ एंड फॉर एनरोलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो या आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। सो व्हाई टाइम मैनेजमेंट मैटर्स इन साइकोलॉजी एग्जाम। पहली बात तो जितने भी ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं दे आर ऑल वेरी लेंदी एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव। साइकोलॉजी एज वेल इज अ लिटिल लेंदी एंड इट इज डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको आंसर को डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। सो मार्क्स क्यों जाते हैं? यूजुअली इनकम्प्लीट आंसर्स होते हैं, हमने एग्जाम्पल नहीं दिया होता या फिर हमने अगर 2 मार्क्स का है तो हमने एक लाइन में छोड़ दिया होता है, हमने स्ट्रक्चर नहीं किया होता आंसर को अच्छे से, उसका कोई इंट्रो और उसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। हमारे पास कोई टाइम नहीं था रिवीजन के लिए, इसलिए हम कुछ की एग्जांपल्स या की कॉन्सेप्ट स्किप कर जाते हैं। अब गुड टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है हमें? हम पहली चीज़ तो हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इफ यू डोंट मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम तो आपका हो सकता है कि 3 घंटे में से जो प्रोडक्टिव टाइम हो वो 1 घंटा ही हो, 2 घंटे आपने अच्छे से यूटिलाइज ना करे हो। इसका क्या मतलब होगा कि वो 3 घंटे का जो पेपर आप दे सकते थे उसमें आपने परफॉर्मेंस करी अपनी लो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली लो आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी गुड टाइम मैनेजमेंट है आप क्लियर आंसर्स लिखोगे क्योंकि आपको पता होगा कि इस आंसर में मैं इतना ही टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ और आप उनका स्ट्रक्चर बना के चलोगे माइंड में। फिर आपको एग्जाम की एंजाइटी होगी कम, बिकॉज यू विल फील दैट आई हैव एवरीथिंग अंडर माय कंट्रोल। अब बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या रहता है साइकोलॉजी का? 3 घंटे का पेपर होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपका आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स या एमसीक्यूज, उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर्स विच आर आल्सो इन द टर्म्स ऑफ केस स्टडी। हर सेक्शन में डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट चाहिए है और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी चाहिए। सी, ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्लियर कट सॉल्यूशन है कि बच्चा मैं बोलूँ आपको पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लो। नाउ ईच वन ऑफ यू इज डिफरेंट। हो सकता है कुछ लोगों को डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने में इजी लगता हो पर एमसीक्यूज के लिए उनको लगता हो कि मुझे सोचना पड़ता है। वहीं पे कुछ लोगों को एमसीक्यूज बहुत से इजी लगते हो, लिखने में थोड़ा टाइम लगता हो। तो ना यू हैव टू सी योर स्ट्रेंथ कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो। लेकिन डेफिनेटली हर सेक्शन को एक अलग एनर्जी से देखना पड़ेगा, हर सेक्शन को एक अलग टाइम फ्रेम के साथ अप्रोच करना पड़ेगा। सो पहले तो जब आप जाते हो, जब आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आप अपने 15 मिनट लगाओ उसको पढ़ने में, उसको समझने में। उससे में ही आप स्ट्रक्चर बना लेते हो आंसर्स का और आप देख लेते हो कि मुझे शॉर्ट आंसर वाला पोर्शन बेटर आता है या लॉन्ग वाला। सेक्शन ए होगा पहले, फिर उसके अंदर आप 30 मिनट्स लगाओ,
60 मिनट्स जो है वो आपके जाएंगे शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर्स में, रिविजन में 15 मिनट। सो दैट मेक्स इट 60 मिनट्स आर 2 आवर्स, ये 30 मिनट्स, ये 15 के 1 आवर, टोटल आपके हो गए 3 आवर्स। ठीक है। जो इनिशियली आप जाके बैठते हो हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, बहुत ही ज्यादा काम डाउन होके बैठना और अपनी सारी डिटेल सही सही से भर देना। यू विल सेव योर 15 मिनट्स ऑफ मेंटल पीस अगर आपने वो पहले कर लिया होगा। एज सून एज योर 3 आवर्स का विंडो स्टार्ट रीडिंग द पेपर। इस 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये बेटर आता है, ये बेटर आता है, या ये बेटर आता है। जो बेटर आता है हो सके तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लो। तो पहले 15 मिनट्स में आपने अच्छे से पेपर पढ़ा, आपने बहुत काम होके पेपर पढ़ना है, पैनिक नहीं होना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता उसको मार्क कर दो, बट पैनिक नहीं होना, और उसको पूरा पढ़ा। आपने देखा इजी क्वेश्चंस कौन से हैं मेरे लिए, जो मुझे आते हैं, मीडियम डिफिकल्टी वाले कौन से हैं, और जो ज्यादा डिफिकल्ट है, जो मुझे नहीं आते, इनिशियली तो मुझे करने नहीं चाहिए, इनको हम बाद में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। सो मान लो कि एमसीक्यू में आउट ऑफ लेट्स से 15 आपको 12 आते हैं, तो आप सोचोगे भाई पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेती हूँ। शॉर्ट आंसर में मान लो देर आर 4 क्वेश्चंस और उसमें से आपको 3 आते हैं, तो आप कहोगे मैं ये पहले अटेम्प्ट कर लेती हूँ। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको बेटर कौन सा आता है, उसके बेसिस पे आप ऑर्डर सेट कर सकते हो। ठीक है। पहले तो इजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, लाइक आई सेड। अगर एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं तो पहले एमसीक्यूज करो, अगर शॉर्ट आंसर्स ज्यादा आते हैं पहले वो करो। अब एक सेक्शन को आपको एक ही साथ करना होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा मुझे ज्यादा किसमें से आते हैं। तो पहले तो वही करो जिनका आपको 100% आता है। उससे क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका एकदम से कि ओके मैंने ये वाले सही सही करे। टाइम भी बचेगा क्योंकि जो आता था वो तो मैंने सही सही कर दिया। और क्या होगा, एंजाइटी भी कम होगी, बिकॉज अगेन जो आता था मैंने कर दिया है, तो इसका मतलब मुझे पेपर आता है, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं होगी। सो इसमें क्या होगा, यू विल नॉट गेट स्टक ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस अर्लियर ओनली। अगर आपने एक प्लान बना लिया है कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि ओके मैं एक क्वेश्चन पे अटक गई क्योंकि मुझे पहले ही पता था वो डिफिकल्ट है, मैंने उसको पहली बात के लिए छोड़ दिया। ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो 3 से 4 मार्क्स के होते हैं, वी गेट अराउंड, अगर हम डिवाइड करें तो 5 से 7 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, सी दिस इज 3 to 4 मार्क्स। डेफिनेशन एक लाइन की होएगी, 1 मार्क मिलेगा। उसके अंदर हमें पॉइंटर्स लिखने हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि क्या टॉपिक है, आप 3 से 4 पॉइंटर्स लिखोगे, सबका आधा आधा नंबर भी मिलेगा, तो जाके 2 नंबर होता है। ठीक है। और फिर एक एग्जांपल ऐड कर दो, अगर 4 मार्क्स का है तो यू विल गेट 4 on 4, अगर 3 मार्क्स का है तो इन दैट केस यू कैन रिड्यूस द पॉइंटर्स, बट डोंट मिस द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइकोलॉजी, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वहां पे आपको एग्जाम्पल देना इज रिक्वायर्ड, और आपके आंसर को इनहैंस कर देता है वो, तो फटाफट फटाफट आपको मार्क्स मिलते हैं। बहुत ज्यादा ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक पॉइंट लिख दिया, लेट्स से एटीट्यूड, मैंने लिख दिया इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी। ठीक है। मेरा एक पॉइंट डेफिनेशन का हो गया है। अब इसी को घुमा के इट मीन्स, ये करने की जरूरत नहीं है। वी रियली डोंट नीड दैट। आपका एक पॉइंटर एक डेफिनेशन होना चाहिए। जब डेफिनेशन लिख दी तो नेक्स्ट पॉइंटर आने चाहिए। इसकी वैलेंस क्या हो सकती है, ये गुड और बैड हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, अलग अलग पॉइंटर्स बनाओ। सेम चीज को नहीं घुमाना है बार बार। ठीक है। और एंड में एक एग्जाम्पल। अब लॉन्ग आंसर में क्या करना है, दिस इज लाइक 6 to 8 मार्क्स वाले। इसमें आपको, क्योंकि ऑब्वियसली इनका नंबर कम होगा पेपर में, ये 3-4 ही आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ज्यादा बड़े बड़े नहीं आते हैं, तो यू विल गेट 15 to 18 मिनट्स पर आंसर। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर इंट्रो लिखो 3-4 लाइनों की। ठीक है। उसके बाद अगर ये सब हेडिंग्स वाला है जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स मिल रही है, सो लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन आता है,
तो एक जगह पे आपने ब्रेन का डायग्राम बना दिया, उसके बाद 1 इसके लेट्स से अब लोब्स आता है, तो 4 लोब्स के लिए 4 मेन पॉइंटर्स, उसके अंदर बेसिक फीचर्स और कंक्लूजन। तो इसमें इंट्रो में आप लिखोगे ब्रेन एग्जैक्टली क्या फंक्शन करता है, ब्रेन में क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चन में आया लेट्स से लोब्स, तो लोब्स का क्या फंक्शन होता है, उसके बाद डायग्राम बना दिया, एक्सप्लेन कर दिया कंक्लूजन में, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द ब्रेन डज एंड इट इज हाउ इट हेल्प्स अस। तो ये आपका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ये करोगे कि डायग्राम नहीं बनाया है या कहीं पे अगर फ्लो चार्ट की जरूरत है तो फ्लो चार्ट मिसिंग है, उसके नंबर कटते हैं, इंट्रो के कटते हैं, कंक्लूजन के कटते हैं, बेसिक एक्सप्लेनेशन या कंटेंट ऑफ द बॉडी के भी कटते हैं। सो वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर थ्रू आउट दिस इज की वर्ड लिमिट नहीं बोलनी है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 7-8 मार्क्स का है, वैसे 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में, तो अगर 6 मार्क्स का है तो वी नीड टू फॉलो अ लिमिट ऑफ 2 पेजेस इंक्लूडिंग अ डायग्राम एंड अ फ्लो चार्ट। आधे से ज्यादा पेज में तो डायग्राम और फ्लो चार्ट ही आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन आप टेक्निकली 1 पेज के लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि 4 पेज ही लिख दिए हैं उसके ऊपर। ओके, सो डायग्राम्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो राइटिंग की स्पेस बचती है आपके, आप 2 पेज पे लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, आप टायर्ड हो जाओगे। डायग्राम्स क्या करेंगे, इतना सारा पेज कवर कर लेंगे फटाफट से और एक्सप्लेन भी कर देंगे आपकी पूरी के पूरे क्वेश्चन को। प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आपने सुंदर से डायग्राम बनाए हैं तो। जैसे अगर मेरे को कोई लर्निंग का प्रोसेस बताना है या लेट्स से मुझे इमोशंस का बताना है, और कैनन बार्ड की या सिंगर की थ्योरी या किसी की भी थ्योरी मुझे बतानी है जेम्स लैंग की, तो मैं उसको फ्लो चार्ट में बता सकती हूँ, तीनों का कंपैरिजन ड्रॉ कर सकती हूँ अगर ये आया तो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ टेबल जिसमें मैं लिखूं, मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं डायग्राम बना लूँ तीनों का, राइट। पर्सनालिटी की थ्योरीज के लिए अब फ्रॉइड को आप एक्सप्लेन करोगे ईड ईगो सुपर ईगो, इधर अनकॉन्शियस प्री कॉन्शियस सबकॉन्शियस, आप उसको बना सकते हो एक आइसबर्ग वाला डायग्राम और उसके अंदर मार्क कर सकते हो इजीली कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, राइट। स्ट्रेस एंड कोपिंग में भी जितनी भी थ्योरीज हैं वो कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इस जो भी आप डायग्राम बना रहे हो इसको अच्छे से लेबल करना है कि दिस इज मेरा इट, दिस इज ईगो, ये लेबल करना है प्रॉपरली। यूज अ पेंसिल एंड एरोस बना के करना है। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं पेपर के टाइम पे। सो यूजुअली क्या होता है कि अगर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कुछ लोग फिक्सेट हो जाते हैं कि नहीं यार इसका आंसर क्या था क्या था क्या था, वो लगे रहते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, दैट इज अ मिस्टेक बिकॉज सी अगर आपको कोई एक आंसर नहीं आ रहा है, आपको नहीं याद आ रहा है, आप उसके टाइम को यूटिलाइज करके पहले कुछ और कर लो और उसको बाद के लिए छोड़ दो। तब भी नहीं याद आएगा तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन स्किप होगा जो आपको नहीं आता था, इंस्टेड ऑफ समथिंग जो आपको आती थी बट वो छूट गया क्योंकि टाइम नहीं था। सो जहां लग रहा है ना कि एक आंसर के ऊपर बहुत टाइम लग रहा है वहां छोड़ दो, एक्स्ट्रा लेट्स लेट इट बी, एंड में वापस विल कम बैक टू इट। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है व्हेन यू फील लाइक कि हमें लिखना है आंसर, हम अभी आंसर बैठ के बना रहे हैं, हम एनसीईआरटी के स्पेसिफिक जो की टर्म्स हैं उनको भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं, उसी को ही घुमा घुमा के 3 बार और लिख देते हैं। मैं कुछ वर्ड्स इधर से उधर करूंगी, एक नई डेफिनेशन बन जाएगी, मैं उसको बार बार लिखूंगी, बट उसका मीनिंग तो सेम ही होगा जो पहली वाली डेफिनेशन का था। सो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दिस इज कि मैं एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढूं, उसमें जो डेफिनेशन लिखी है वही हमारे की टर्म्स बनते हैं और हमें बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं की टर्म्स लिखने के। सी अंडरस्टैंड दिस, यू आर अ पेपर चेकर, आप बैठे हो पेपर चेक करने के लिए, आपके पास कुछ दिन के आते हैं 30 से 40 पेपर्स। अब इस 30 से 40 पेपर्स में डू आई हैव द टाइम टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड एंड सी कि क्या ये सेंस बना रहा है या नहीं। आई विल हैव एन आंसर की, आई विल हैव माई की टर्म्स। अब मैं क्या करूंगी कि अगर मैं आपका एक आंसर पढ़ रही हूँ, मेरी आईज ना उस की टर्म को एक तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगी। ठीक है, दे विल ट्राई टू सी अगर मुझे वो फटाफट से मिल जाए, जहां पे मुझे वो लोकेट हो गया की टर्म,
मैंने टिक लगाना है, आपको मार्क्स देने हैं, बिकॉज़ आई विल अंडरस्टैंड कि इस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है। अगर मैं इधर-उधर के टर्म्स लेके घुमा-घुमा के डेफिनेशन बनाऊँगी तो क्या होगा? चांसेस आर नंबर कटेंगे, ठीक है? कभी-कभार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, इट इज़ अ क्वेश्चन जो हमें पता है, बट शायद हमने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, अपने प्रैक्टिस पेपर्स में, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो हम क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं। वी डोंट एनालाइज़ इट, हम उसका टॉपिक याद करके उसकी क्रोनोलॉजी याद नहीं करते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। दैट इज़ वन मिस्टेक। आपको बहुत ही काम माइंड से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कभी-कभार हम अपने ही कन्फ्यूजन में उलझ जाते हैं, बट हमें आंसर आता होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर वेरी कामली। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिविज़न नहीं करते। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से अगर याद भी है ना, जब तक आप उसको पेपर के 1-2 दिन पहले रिवाइज़ नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो रही होती हैं। अगर आप 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर लेते हो, तो फिर वो स्टिक हो जाती है कि ओके, मैंने ये रिवाइज़ किया था, इसका एग्ज़ाम्पल ये था, याद रहता है, ठीक है? दूसरी चीज़, लेट नहीं होना है। नीदर फॉर योर स्टडीज़, नीदर फॉर योर एग्ज़ाम, डोंट बी लेट, नहीं तो आप बहुत पैनिक करोगे। एंड कभी-कभी हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं चैप्टर्स, हम ऐसा कर देते हैं कि ओके, दिस इज़ दिस चैप्टर, इस टॉपिक में तो मुझे 1 दिन लगेगा पढ़ने में, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, डेली शेड्यूल फॉलो करना है और डेडलाइन्स फॉलो करनी है, टाइम को मॉनिटर करते हुए चलना है। नाउ इन केस ऐसा हो रहा है कि मैं आउट ऑफ फोकस जा रही हूँ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइमली अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू इज़ बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टडी सेशन, मैं थोड़ा-सा डीप ब्रीथ कर सकती हूँ, काम डाउन होके बैठ सकती हूँ। आई हैव टू टेक अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आई नो दिस, आई कैन मैनेज माय टाइम, आई कैन डू दिस। फिर यू डोंट नीड टू लुक अराउंड द एग्जाम हॉल, इधर-उधर नहीं देखना है, फोकस ऑन योर पेपर, काम डाउन, बैठो, ब्रीथ, even before the paper even before the paper you breathe and you think that I can manage my time, I can do this paper, it is very well in my capabilities। और इधर-उधर देखे बिना मैं सिर्फ अपने पेपर के ऊपर फोकस करूँगी और मैं सिर्फ अपने टाइम के ऊपर फोकस करूँगी, दैट्स इट। अब रिविज़न की क्या इम्पोर्टेंस है? रिवीजन जो है, वो आप लास्ट के जो पेपर के 10-15 मिनट हैं, अपना वाइंड अप कर लो और लास्ट में रिवीजन करो। जब हम यूजुअली अंडरलाइन कर रहे होते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, तब आप साथ-साथ रिवाइज़ करो। व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि कभी-कभार हम बेसिक की टर्म्स को अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। हम जो क्वेश्चन नंबरिंग है, नंबरिंग गलत कर देते हैं या फिर लिखना ही भूल जाते हैं। हम कुछ मिसिंग पार्ट्स छोड़ देते हैं कि यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी थी, एग्ज़ाम्पल बाद में लिखेंगे। या फिर कहीं पे कुछ स्पेलिंग गलत है, कोई टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ हुई है। नाउ सपोज़ यू आर राइटिंग योर पेपर, आपने एटीट्यूड में कुछ वर्ड लिख दिया और इट इज़ द डैश अबाउट गुड एंड बैड ऑफ पीपल, ठीक है? यहाँ पे आपने लिख दिया इट इज़ द एस्टिमेशन, ठीक है? आपने पूरा पेपर कर लिया, अब रिवाइज़ करते-करते आपको याद है एस्टिमेशन इवैल्यूएशन था, तो मैं फटाफट इसको काट के इवैल्यूएशन कर दूँगी। इससे क्या हुआ, मेरा की टर्म मैच हो गया, मेरे को नंबर मिल गए। यहीं पे मैंने एस्टिमेशन छोड़ दिया होता तो शायद नंबर कट जाते, राइट? सो यहाँ पर रिविज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे करना है हमें रिवाइज़? हमें बेसिकली जब हम बैठे हैं, जब भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हमें तभी फटाफट रिवाइज़ करना है, ठीक है? अब 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम, 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम हम क्या करेंगे? हाउ टू मैनेज आवर टाइम? क्योंकि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा हैप्पैज़ार्ड हो जाता है कि ओके, ये भी करना था, ये भी देखना था, ऐसे भी करना था। नाउ 1 डे बिफोर अगर कोई चैप्टर है जो आपसे नहीं हुआ है, लीव इट, क्योंकि 1 दिन पहले आप उसको पिकअप करके पूरा का पूरा तो नहीं कर पाओगे। बेटर ये रहता है कि अगर कुछ चैप्टर्स कच्चे-पक्के हुए हैं, तो उनको रिवाइज़ कर लो। पहले तो डेफिनिशंस रिवाइज़ करो क्योंकि आधे क्वेश्चन तो डेफिनिशन में से ही बनने हैं। तो जो भी हमारे चैप्टर्स में की टर्म्स हैं, उन सब की डेफिनिशन आनी चाहिए। डायग्राम्स याद होने चाहिए हैं। बेसिक हेडिंग्स भी अगर आपको याद हो, तो उसके अंदर का कंटेंट आप थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो। बट आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के मार्क्स मिल जाएँगे। नए चैप्टर्स मत स्टार्ट करना,
बिफोर द एग्जाम। और बिफोर द एग्जाम ये मत करना कि रात को एक रात बैठ के जगराता करके हम कर लेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा टैक्सिंग हो जाता है बॉडी के लिए, कंसिडरिंग कि आपके बैक टू बैक 5 एग्जाम होने होते हैं। इट्स नॉट जस्ट 1 एग्जाम, मल्टीपल है। सो स्लीप वेल। और आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। रट्टे मार के वैसे भी याद नहीं होगा, ठीक है? तो साइकोलॉजी में एक बेनिफिट ये है कि इसमें सारे रट्टे नहीं हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है, अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है, तो इन दैट केस आपको हर चीज़ का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको हर चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट द राइट एग्जाम्पल एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट विद द राइट डेफिनेशन एंड की टर्म्स। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ लिखनी पड़ रही है, लाइक हिस्ट्री इज डिफरेंट। सो यू कैन मैनेज योर टाइम, बस काम रहना है। मेन थिंग इज टू स्टे काम। Okay, so time managed well is marks earned easily. Thank you so much for attending this. So I'll see you soon in some other video, and all the best for your exam.